Hello friends, today I shall discuss on the poem Shakespeare, which has been written by Matthew Arnold. I mean to say that this poem Shakespeare has been written or published in 1849। जैसा कि कविता का ही नाम है शेक्सपियर, so before knowing the poem I want to discuss about the background of William Shakespeare. So William Shakespeare was born in 1564. Shakespeare was born in 1564 on Stratford, Avon. 23rd April 23rd April is his birth month and month of his death. The 23rd April, it is the month of his birth and it is the death of his life. So it is said that 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 को इसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप इनके जीवन और मृत्यु दोनों के जो डेट्स हैं उसके बारे में आप समझ रहे हैं, इसलिए ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो था एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट था। विलियम शेक्सपियर वाज ए ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज एज। He has achieved many achievements, or he has gained many achievements in his life. So the admirer of William Shakespeare have written many poems and given many statements about William Shakespeare. In this way, Matthew Arnold has also followed and tried to know about William Shakespeare. So, discussing on the poem of Matthew Arnold about Shakespeare, Matthew Arnold said about the glory and achievements of William Shakespeare. So it is said that William Shakespeare was the greatest poet, dramatist and literary writer of his age. So knowing about William Shakespeare, हम विलियम शेक्सपियर नामक कविता के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोगों को विलियम शेक्सपियर की कविता, विलियम शेक्सपियर नामक कविता को लिखने वाले कवि मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसा कि मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म 1822 मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु, मैथ्यू आर्नल्ड की मृत्यु
1888 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो था 1864 में हुआ था। मैथ्यू आर्नल्ड और इनके जीवन के बीच का जो समय है काफ़ी लंबा है, फिर भी ये लगता है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने विलियम शेक्सपियर की कविता, विलियम शेक्सपियर के नाटक, विलियम शेक्सपियर के अन्य जो अंग्रेजी साहित्य की कृतियाँ थी उसके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया होगा। गहन अध्ययन करने के बाद ये समीक्षा की होगी, ये उन्होंने कंपैरिजन किया होगा कि विलियम शेक्सपियर का जो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में जो उनका योगदान है काफ़ी अच्छा एवं महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके कारण ही हैज मेंशन्ड दिस पोएम इन द कंपैरिजनेबल थॉट, मतलब कि तुलनात्मक विचारधारा से या तुलनात्मक विचारों को ध्यान में रखते हुए, तुलनात्मक विचारों को ख्याल करते हुए इन्होंने शेक्सपियर के बारे में ही लिख दिया। जैसा कि शेक्सपियर के बारे में आपको बताया गया कि इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 और मृत्यु 23 अप्रैल 1616। ये 23 अप्रैल जो मंथ का टाइम है या मंथ है 23 अप्रैल का, ये इनके जीवन और मृत्यु दोनों से रिलेट करता है, दोनों से संबंधित है। ये कहा जाता है कि ये जो है गॉड गिफ्टेड थे या इनको जो है ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त थी, ऐसा तभी जो है इनका मरने और जीने का जो मंथ था वो 23 अप्रैल को ही माना जाता है, को ही बताया गया। तो इनके जन्म से ही यह स्वाभाविक, मतलब जन्म से ही यह स्वभाव से ही यह लगता है कि इनके पास जो है या विलियम शेक्सपियर जो थे उनके जीवन में या उनका जो जीवन था वो बहुत ही गौरवशाली जीवन रहा है। मतलब उन्होंने द ग्रेस ऑफ द गॉड हैज बीन गेन्ड बाय विलियम शेक्सपियर। सो after saying about William Shakespeare, we come to the passage, we come to the poem Shakespeare. So I want to say about the poem, and William Shakespeare, it is said that William Shakespeare was also called a lofty man. उनको एक गगनचुंबी की भांति उनको गगनचुंबी कहा गया, विलियम शेक्सपियर को गगनचुंबी बताया गया। यहाँ जैसा कि आप कविता में विलियम शेक्सपियर नाम की जो कविता है या शेक्सपियर नाम की जो कविता है, मैथ्यू आर्नल्ड की जो पहली पंक्तियाँ हैं, मैथ्यू आर्नल्ड ने जो पहले लिखा है, अदर्स अवॉइड और क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। हम विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो कि उसके शेक्सपियर नामक जो कविता है उसके पैसेज से वो रिलेटेड है। तो आई वांट टू से अबाउट द पोएम विलियम शेक्सपियर। So, hello friends, I want to say about the poem William Shakespeare belonging to his life. He was, जैसा कि मैं आपको पिछले इंट्रोडक्शन में विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा आज बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को कविता का लाइन वाइज जो है आपको मैं अर्थ बताऊंगा। शेक्सपियर वाज विलियम शेक्सपियर, it is said that William Shakespeare was beyond comparison. This is the first line about William Shakespeare. It is related to his Matthew Arnold's poem Shakespeare. William Shakespeare was beyond comparison. ये बताया जाता है, मैथ्यू आर्नल्ड ये बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर की तुलना करना या विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना ये तुलना से बहुत परे हैं। अर्थात विलियम शेक्सपियर जो है तुलना से बहुत परे हैं, इनके बारे में कोई तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुलनात्मक व्यक्ति है ही नहीं।
So Shakespeare is like a huge hill. It is said that Shakespeare is, जैसा कि मैं ये बता चुका हूँ आपको, पुनः दोहरा रहा हूँ, Shakespeare is like a huge hill. ह्यूज हिल उनके बारे में बताया गया। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू आर्नाल्ड ने ही बताया। मैथ्यू आर्नाल्ड हैज टोल्ड अबाउट विलियम शेक्सपियर, ही इज लाइक ह्यूज हिल, ही इज बियॉन्ड कंपैरिजन। वो एक विशाल पहाड़ी की भांति हैं जिसके बारे में न लिखना, न जिसके बारे में तुलना करना, न जिसके बारे में आकलन करना नामुमकिन काम है। बहुत मुमकिन काम नहीं है, मतलब नामुमकिन काम है, वो मुमकिन काम नहीं है कि आप उसके बारे में जान जाएंगे, विलियम शेक्सपियर के बारे में जान जाएंगे। सो इट इज सेड दैट ही इज लाइक ए ह्यूज हिल। शेक्सपियर पर्सनालिटी डज नॉट अलाउ नो स्क्रूटनिंग। शेक्सपियर पर्सनालिटी, शेक्सपियर personality does not allow, it is said that does not allow to scrutiny. मैथ्यू आर्नाल्ड ने बताया कि उसके व्यक्तित्व को संनिरीक्षण करना, मतलब उसके व्यक्तित्व को पुनः परखना, उसके व्यक्तित्व को जानना, ये मामूली खेल नहीं है। मतलब कि विलियम शेक्सपियर के बारे में उन्होंने अध्ययन करके बताया। विलियम शेक्सपियर नामक कविता जो उन्होंने लिखा उसमें वो बताया कि हिज पर्सनालिटी, शेक्सपियर पर्सनालिटी डज नॉट अलाउ हिज स्क्रूटनिंग, मतलब कि उनका जो व्यक्तित्व था वो पुनर्परीक्षण के लिए अलाउ नहीं करता, आज्ञा नहीं प्रदान करता है। हिज पर्सनालिटी मस्ट हैव बीन ए मिक्सचर ऑफ, हिज पर्सनालिटी, आई हैव टोल्ड यू, हिज पर्सनालिटी his personality is a mixture of physical and spiritual elements, means the बॉडी और द पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व था, विलियम शेक्सपियर का जो व्यक्तित्व था, ऐसा बताया जाता है। मैथ्यू आर्नाल्ड ने बताया कि हिज पर्सनालिटी इज ए मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, मतलब कि आध्यात्मिक और भौतिक तथ्यों का मिश्रण है उनके व्यक्तित्व में। विलियम शेक्सपियर के व्यक्तित्व में ये बताया गया कि विलियम शेक्सपियर का जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व जो बने थे, उन्होंने ये माना कि उनका जो व्यक्तित्व बना था, अर्थात उनको जो व्यक्तित्व प्राप्त था, उन्होंने जो भी व्यक्तित्व अपने जीवन में साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में जो उन्होंने प्राप्त किया, उसको वो जो है देखते हुए, उसका अनुकरण करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, उस पर दृष्टांत डालते हुए उन्होंने बताया कि उनका जो जीवन था, उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने जीवन में जो प्राप्त किया था, वो एक आध्यात्मिक और भौतिक तथ्यों का योग था। अर्थात उनका जो व्यक्तित्व था वो एक आध्यात्मिक और भौतिक तथ्यों का योग था। इसलिए सो इट इज इम्पॉसिबल टू नो अबाउट विलियम शेक्सपियर व्हाई ही वाज ए पर्सन ऑफ हेवन एटमॉस्फेयर, अर्थात उनको ये बताया गया कि वो स्वर्ग के वातावरण से या स्वर्ग के माहौल में बनाए गए कवि थे, स्वर्ग में बनाए गए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, व्यक्तित्व वाले कवि थे, जिनका सारा संबंध दैवी शक्तियों से मिलता जुलता है। अर्थात उनके बारे में किसी भी प्रकार की कल्पना करना, किसी भी प्रकार की तुलना करना, व्यक्तित्व को परखना, ये नामुमकिन, मतलब कि नामुमकिन है, ये मुमकिन कार्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज सेड दैट Shakespeare was God gifted person. Shakespeare was God gifted writer, poet and dramatist. So I mean to say that we are discussing about the poem which has been considered, which has been written by Matthew Arnold. So the poem, it will be
meant by line to line. It is said that the first line of the poem is, others avoid our questions, thou art free. The first line is saying that, अन्य कवियों के बारे में कहा गया है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस, अन्य कवियों के बारे में ये इट इज सेड दैट वी शैल इजीली पुट ए क्वेश्चन अबाउट अदर पोएट, वी शैल पुट ए क्वेश्चन, हम एक प्रश्न करेंगे। कहता है कवि मैथ्यू आर्नल्ड कहता है, इट इज वेरी इजी टू नो अबाउट अदर पोएट, इट इज वेरी इजी to know about any poet, but it is very impossible, or it is not possible to know about Shakespeare. Matthew Arnold says that it is impossible, it is not easy. According to the passage in the first line, the poet is addressing, वो कहता है कि अन्य कवियों के बारे में प्रश्न करना और पूछना, अर्थात अन्य कवियों के बारे में हम पूछ सकते हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं, उसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वी आर फ्री in freely mind, we shall discuss about any other poet who have written many poets, many essays, many drama, but we are not able to discuss, to notice about William Shakespeare. In the first line it is said that others avoid our questions, that thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. जब हम किसी कवि के बारे में, दूसरे कवि के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं, तो यहाँ तक तो हमारा विचार बहुत सरल है, यहाँ तक तो हम अपने विचारों के माध्यम से उस कवि के बारे में जान जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, अर्थात आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफिएस्ट हिल, जब हम उसके बारे में, कवि के बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हम ये प्रश्न करते हैं, हम उनके बारे में प्रश्न करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो उनके मुस्कुराहट के अलावा विलियम शेक्सपियर के मुस्कुराहट के अलावा हम कुछ नहीं जान पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू नो अबाउट द लाफिंग पोजिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर other than the poet who are very easy, or who are very easy to know about William Shakespeare. So others avoid our questions, मतलब कहने का तात्पर्य है अन्य कवियों के विषय में पूछना या प्रश्न करना हमारे लिए बड़ी ही स्वतंत्रता का विषय है। लेकिन विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो विलियम शेक्सपियर who is like a lofty, his desire like a high hill, कहा जाता है his desire like a high hill, his desire like a high hill means he is called a lofty person. लॉफ्टी पर्सन का मतलब यहाँ जो लॉफ्टी शब्द दिया है उसका मतलब होता है कि उसका जो विचार था वो जिस प्रकार से आकाश की लंबाई चौड़ाई है, गहराई है, ऊंचाई है,
आकाश के बारे में कोई खोजना चाहे, कोई खोज करने के लिए निकले तो उसको मूर्ख कहा जाएगा, अर्थात उसको ये माना जाएगा कि इसने बहुत ही कठिन कार्य प्रारंभ किया है, जो कार्य उसके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया, फॉर द लॉफ्टी हिल, मतलब वह जो विलियम शेक्सपियर है वह एक गगनचुंबी की भांति है, अर्थात एक हाई हिल डिजायर वाला पर्सन है, मतलब उच्च श्रृंखला वाला पर्सन है। उसके बारे में हम आप जानकारी लेंगे, हम आप जानकारी करना चाहें, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं है। हु टू द स्टार्स अनक्राउन हिज मेजेस्टी, प्लांटिंग हिज स्टेडी फास्ट फुट स्टेप्स इन द सी, इट मीन्स, इट इज सेड दैट planting his steed fast, planting, I'm sorry, who to the stars uncrowned majesty, वह एक तारे की भांत, जो तारा, he is like star which is consisting in the, which is consisting in the, consisting in the sky. It is said that in the fourth line, 1, 2, 3, 4, in the fourth line we reach at the meaning of which is consisting in the sky, मतलब who to the stars uncrowns his majesty, planting his steady fast footstep in the sea। हम जब उसके गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अर्थात विलियम शेक्सपियर के बारे में अधिक जानकारी की बात करते हैं, तो हमको जो है आकाश से लेकर के, मतलब हम ये देखते हैं उसकी जो श्रृंखला है, उसकी जो गतिविधियां हैं, वो आकाश से लेकर के समुद्र के गहरे पानी तक, समुद्र जो इतना गहरा है उसके गहराई तक मुझे खंगालना पड़ता है, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है, इतना आसानी से उसके व्यक्तित्व के बारे में हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड ये बताते हैं उसका व्यक्तित्व आकाश से भी ऊंचा है और समुद्र की गहराइयों से भी गहरा है, अर्थात हम उसके व्यक्तित्व के बारे में इतने आसानी से जान नहीं पाएंगे। द राइटर, द पोएट मीन्स टू से दैट ही इज आउट ऑफ क्वेश्चनिंग and the poet is unable to know about his personality. It is very hard that, it is very conflict point that, it is very struggle point that, it is very hard to know about the personality of William Shakespeare. Why? His personality is forming to star or to sky from the sea, deep position of the sea। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसका जो व्यक्तित्व है आकाश की ऊंचाइयों से लेकर के समुद्र की गहराइयों तक निहित है, समुद्र की गहराइयों तक फैला हुआ है, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल। सो हिज पर्सनालिटी इज मिक्सचर एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअल थॉट। इट इज सेड दैट प्लांटिंग हिज स्टेडी फास्ट फुट स्टेप्स इन द सी। ये बताया गया कि जो फुट स्टेप्स है, यहाँ फुट स्टेप्स का मतलब होता है कि उसके जो कदम उसके हैं, अर्थात उसके जो पैरों के चिन्ह हैं, अर्थात उसके जो व्यक्तित्व की पहचान है, अर्थात वो जो है इतने तेजी से, अर्थात उनकी जो गहराई है वो समुद्र में जाकर के रुकती है, अर्थात समुद्र तक उनकी गहराई है। मेकिंग द हेवी ऑफ हेवन हिज डोलिंग। जब हम उनके रहने के बारे में पता करना चाहते हैं, अर्थात वी वांट टू नो अबाउट द लिविंग प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट इज फाउंड दैट, ये पाया जाता है कि द लिविंग प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिलेटेड टू हेवन। ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के रहने का जो स्थान है, अर्थात उसके रहने के बारे में जो हम पता करते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, और उस व्यक्तित्व के बारे में जानते हुए हम उसके रहने के स्थान के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका रहने का जो स्थान है वो तो स्वर्ग में निहित है, अर्थात वो स्वर्ग का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो वहाँ पर हम उसके रहने का स्थान पाते हैं। मेकिंग द हेवी ऑफ हेवन हिज ड्वेलिंग प्लेस, मतलब उसका जो घर है, उसका जो रहने का स्थान है इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसका जो संबंध है वो कहाँ से उसका संबंध है,
द प्लेस ऑफ हेवन, मतलब वो उसका ड्वेलिंग प्लेस, हिज ड्वेलिंग प्लेस इज आल्सो हिज लिविंग प्लेस, हिज लिविंग प्लेस इज आल्सो रिलेटेड, it is said that related to heaven, it is called the place where the gods are living। मतलब कहने का मतलब कि वो हमारे आपके सामान्य लोगों के बीच में वो नहीं रहता है, सामान्य लोगों के बीच में उसके रहने का स्थान नहीं है, अर्थात विलियम शेक्सपियर का जो रहने का स्थान है, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिलेटेड टू हेवन, मतलब उसका रहने का जो स्थान है वो कहाँ पर है, स्वर्ग में है। मीन्स he is living also in the place of heaven, he is living also in the area of heaven, वो स्वर्ग के क्षेत्रों में रहता है, अर्थात जो व्यक्ति जो है स्वर्ग के स्थानों में रहता था, स्वर्ग में रहता है, उसके बारे में जानकारी लेना मूर्खों के कार्य जैसा होगा। अर्थात मैथ्यू आर्नल्ड इज सेइंग दैट ही इज लिविंग इन द place of heaven, or it is the place where he is living, it is called also heaven, it is called also paradise, where only goddess are living, जहाँ पर देवी देवता केवल रहते हैं वहाँ पर विलियम शेक्सपियर रहता है। To the failed searching of morality, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में to the failed searching of morality, उसके नैतिक के बारे में, उसके नैतिकता के बारे में, it is very sorry matter, ये बड़ी दुख की बात, it is very sorry matter to know about his morality, ये कहा गया कि उसके नैतिकता के बारे में पता करना बड़े दुख की बात है। दुख की बात का मतलब इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब उसके बारे में पता करना, उसके नैतिकता के बारे में सोचना, उसके नैतिकता के बारे में पता करना बड़े ही दुख की बात है। दुख का मतलब यह है कि वी विल बी अनेबल टू नो अबाउट the morality of William Shakespeare, why the morality position of William Shakespeare is consisting in high position, or in the high hill, or in the high mountain, why the knowledge of William Shakespeare, the personality of William Shakespeare is also spreaded in the west place, बहुत बड़े अर्थात बहुत गहराइयों में, बहुत ऊंचाइयों में उसका व्यक्तित्व जो है निहित है, अर्थात विलियम शेक्सपियर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत फैलाव में है। विलियम शेक्सपियर के बारे में पता करना, टू नो अबाउट विलियम शेक्सपियर और टू नोटिस अबाउट विलियम शेक्सपियर इज इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर, फॉर एनी जनरल और एनी सिंपल पोएट। व्हाई मैथ्यू आर्नल्ड इज सेइंग दैट William Shakespeare was the greatest poet of his age, so it is impossible to know about the living place of William Shakespeare, to know about the internal thought of William Shakespeare, to know about the knowledge about William Shakespeare, to know about the majestic power of William Shakespeare, to know about the living place of William Shakespeare, and to know about the morality of William Shakespeare. So William Shakespeare was the greatest poet. It is said that he has mentioned in his poem very unique points by writing the poets, by writing the poems, by writing the drama. In the for example, a drama of William Shakespeare, Julius Caesar, it has written in 1599, जो 1599 ईस्वी में लिखा गया। उसमें विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक में, विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही उदारता के साथ जूलियस सीजर और ब्रूटस के कैरेक्टर को दिखाया है। जैसा कि उसमें ये बताया गया कि ब्रूटस और जूलियस सीजर दे आर क्लोज फ्रेंड आल्सो,
but they are making jealousy to each other. Why? The ambitions of Brutus and ambitions of Shakespeare, Julius Caesar are also increasing in their lives. So they have been made a jealousy to each other. इस प्रकार से ये बताया जाता है, इस प्रकार से ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जो नाटक है जूलियस सीजर, जो 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लिखा गया, उसमें विलियम शेक्सपियर के विचारों को इस प्रकार से दिखाया गया है, विलियम शेक्सपियर के विचारों को, उसकी गहराइयों को, कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बुद्धिमानी से उस नाटक का सृजन किया। उसमें दिखाया है दोनों के जो विचार थे वे एक दूसरे से जब भिन्न हो गए, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, तो उसमें ब्रूटस और जूलियस सीजर की दोस्ती को किस प्रकार से दुश्मनी में बदली गई, इसको दिखाया गया। इस प्रकार से ये पहले जो पैसेज था उसका अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम दूसरे पैसेज के अर्थ के बारे में आपको बताते हैं। सेइंग फर्दर, आगे कहते हुए, आगे बताते हुए, वी कम टू द सेकेंड पैसेज ऑफ द पोएम विलियम मैथ्यू आर्नल्ड। इन द सेकेंड पैसेज ऑफ द पोएम, एंड दाउ हु डिडस्ट द स्टार्स एंड सनबीम्स नो। जैसा कि ये बताया गया कि विलियम शेक्सपियर जिसको ज्ञान का उच्चतम, विलियम शेक्सपियर को ज्ञान का उच्चतम शिखर प्राप्त था। He was a power man of writing something। विलियम शेक्सपियर को कुछ लिखने के लिए उसको उच्चतम शिखर प्राप्त था, अर्थात ही वाज कॉल्ड ए हाईएस्ट, ही वाज कॉल्ड द हाईएस्ट थिंकर, हाईएस्ट थॉट ऑफ राइटिंग poems and dramas। It means, and thou who didst the stars and sunbeams, जिसकी जो श्रृंखला है, जिसकी जो ऊंचाइयां हैं, जिसके ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वो सूर्य के प्रतिबिंब की भांति हैं। जिस प्रकार से सूर्य की जो चमक है, सूर्य का जो प्रतिबिंब है, उसके बारे में कोई नहीं जान पा रहा है, उसके बारे में कोई नहीं पता लगा पा रहा है, ठीक उसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर का जो ज्ञान की जो श्रृंखला है, उसकी जो ऊंचाइयों की जो श्रेणियां हैं, अर्थात उसकी जो श्रेणी है, ज्ञान की जो श्रेणी है, वो बहुत हाई लेवल पर है। विलियम शेक्सपियर के ज्ञान की जो श्रेणी है, ज्ञान की ऊंचाइयों का जो श्रृंखला है, वो बहुत हाई लेवल पे है, अर्थात ही वाज ए सेल्फ स्कूल्ड पर्सन। इट इज सेड दैट देयर इज नो डाउट टू से दैट विलियम शेक्सपियर वाज ए हाई एम्बिशियस पर्सन। विलियम शेक्सपियर एक उच्च महत्वाकांक्षा का व्यक्ति है। उसके बारे में जानना, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत आसान कार्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके बारे में जान ले, जान करके उसके बारे में कुछ लिखे। इट इज सेड दैट, जैसा कि दूसरे पैसेज में उसने कविता के, मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता के माध्यम से बताया है कि ही वॉज सेल्फ स्कूल्ड मैन, ही वॉज ए सेल्फ स्कूल्ड पोएट। वह जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वतः, जिसके पास यहाँ पर सेल्फ स्कूल्ड का मतलब होता है, इट मीन्स दैट उसे ज्ञान उसके पास स्वतः आता है, अर्थात जो ज्ञान है, जो ज्ञान की सीख उसको मिली है, वो कैसे मिली है, उसको ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया था, ज्ञान के पास वो नहीं गया। अर्थात यह कह लीजिए ही वाज ए सेल्फ स्कूल्ड पोएट, उसे स्वतः ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहा जाता है, अर्थात ज्ञान उसके पास स्वतः आया।
अर्थात ज्ञान के पास वो नहीं गया, ऐसा इट इज सेड दैट बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ही वाज ए सेल्फ स्कूल्ड मैन, ही वाज ए सेल्फ स्कूल्ड पोएट, सेल्फ स्कैंड आल्सो। इट मीन्स सेल्फ स्कैंड। डू यू नो सेल्फ स्कैंड मीन्स होता है जो स्वतः अपने ज्ञान का निरीक्षण करे। अर्थात विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया, ही वाज सेल्फ स्कैंड पर्सन, he was self scanned poet and self honored. In the third view or in the second line of the poem of the second passage, it is called सेल्फ स्कूल्ड। सेल्फ स्कूल्ड का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति ज्ञान के अधीन न हो, ज्ञान जिसके अधीन हो, यहाँ पर उसका तात्पर्य है कि उसको ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया, इसीलिए उसको जो है डिवाइन पावर पर्सन कहा जाता है। एंड सेल्फ स्कैंड, और वो अपने ज्ञान को स्वतः निरीक्षण कर लेता था, इतनी क्षमता उसके पास थी। इन द व्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, ही इज सेइंग दैट विलियम शेक्सपियर वाज ए मैन हु इज एबल टू स्कैन अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने स्वतः के बारे में स्कैन निरीक्षण कर ले, इंस्पेक्ट कर ले, इस प्रकार का वो व्यक्ति कहा जाता है। एंड सेल्फ ऑनर्ड, जो सम्मान था, सम्मान उसके पास स्वतः आता था। द रेस्पेक्ट इज कमिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स हिम, जो ज्ञान था, आई एम सॉरी, जो सम्मान था, द रेस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज, इट कम्स टुवर्ड्स हिम इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप उसके पास आती थी, उस सम्मान के अधीन नहीं था कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करे। मैथ्यू आर्नल्ड सेज दैट देयर इज नो इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा असंभव नहीं था कि जो सम्मान है, सम्मान के लिए वो भाग दौड़ करे, सम्मान की तरफ हो जाए। सेल्फ सिक्योर्ड, मतलब जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी स्वतः आकर के निहित हो जाती थी, अर्थात ज्ञान का जो आडंबर था वो स्वतः सिक्योर्ड हो जाता था, मतलब उसके ज्ञान की जो श्रृंखला थी वो स्वतः आकर के उसके साथ उसके पास जो है आती थी। सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर, अर्थात जो ज्ञान था वो स्वतः वो अर्जित हो जाती थी, ज्ञान आकर के उसके पास स्वतः अर्जित हो जाता था। डिजेस्ट ट्रीटेड ऑन द अर्थ अनगेस्ट ऑफ बेटर, तो ये संभव नहीं है कि संसार में रहते हुए, मतलब उसने जो भी व्यवहार किया, अर्थात उसने जो भी कविता के क्षेत्र में, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में उसने जो भी वो किया, ऑनर केम टू हिम इटसेल्फ, ही कैन ऑनर विथ हिज ओन प्लेज। कहने का तात्पर्य ही कैन ऑनर, मतलब उसको सम्मान मिल सकता है, अर्थात the plays and the drama of his age are which dramas or which plays whom the plays and drama, the plays means the plays and dramas which have been written by Shakespeare these are better work of विलियम शेक्सपियर। ये उसके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण लेख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शेक्सपियर हैज गॉट हाई लेवल of experience. In the second passage, it is said that he was called, William Shakespeare was called a high level experienced person, experienced poet. वह एक हाई लेवल, उच्च श्रृंखला प्राप्त करने वाले, उच्च श्रृंखला का अनुभव करने वाला कवि कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा गया, डिजेस्ट ट्रीटेड ऑन द अर्थ, उसने जो भी कार्य किया वो
क्रिएटेड ऑन द अर्थ, अर्थात इस संसार में रह करके उसने जो भी कार्य किया वह इतना संभव नहीं है अनगेस्ड एट बेटर, मतलब उसके बारे में आसानी से पता करना आसानी से पता करना संभव नहीं है। ऑल पेंस द इमॉर्टल स्पिरिट, उसने ये पाया कि सभी चीजें, ऑल पेंस द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, कहने का तात्पर्य है, मैथ्यू आर्नल्ड ये बताते हैं कि शेक्सपियर मूड इज द इन द वर्ड विदाउट विथ हिज ओन प्लेस, विदाउट अंडरस्टैंड एंड ही मूव्ड इन द वर्ड, वो संसार में जब प्रवेश किया तो वो ही वॉज व्हेन ही, कहने का तात्पर्य है व्हेन ही मूव्ड इन द वर्ड, इन द वर्ड, जब वो संसार में प्रवेश किया तो वो किसी भी कार्य को निरीक्षण करने के उद्देश्य से या किसी भी कार्य को समझने के उद्देश्य से, अर्थात कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ, मैं इस बात का निरीक्षण कर रहा हूँ कि हमारा कार्य सही है कि गलत है, कहने का तात्पर्य है कि उसने बिना किसी निरीक्षण के भय से, बिना किसी कार्य को जानने के भय से कि मैं इस कार्य के बारे में नहीं जानता हूँ, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, मैं इस कार्य को प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है ये कार्य फेल हो कि पास हो, इसका तनिक भी उसके अंदर भय नहीं था। अर्थात विलियम शेक्सपियर की जो ख्याति थी वो इस प्रकार की नहीं थी कि वो किसी कार्य को करने से पहले, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके निरीक्षण के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में वो सोचे। अर्थात ज्यों ही वो आगे चलता गया, ज्यों ही वो जिस कार्य को उसने प्रारंभ किया, ख्याति अपने आ करके उसके कार्यों से जुड़ती गई। अर्थात वो स्वतः ख्याति प्राप्त कवि है, उसके बारे में बताना, उसके बारे में पता करना मूर्खता साबित हो। ऑल वीकनेस विच इम्पेयर, all griefs which bow find their sole vice in that victorious brow. It is said that, ये कहा जाता है, find their sole vice in that victorious brow, मतलब उसके विजय में, अर्थात उसका जो जीवन था वो विजय से ही भरा हुआ था। उसके नाटकों में भावनाओं, आवेगों, वासनाओं का पूर्ण रूप से मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात वासनाओं, वेगों या जो भी चीजें थी, जो भी क्या कहते हैं कि इशूज थे, वो उसके नाटकों में मिलते हैं। किसी भी इशूज को, किसी भी बिंदु को आपको अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात इन द व्यू ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड, इट इज सेड दैट हिज थॉट ऑफ राइटिंग पोएम, हिज थॉट ऑफ राइटिंग ड्रामाज are full of full feelings, full morality and full moral thought which are consisting in his dramas. कहने का तात्पर्य है कि उनकी जो भी कृतियां रही हों, विलियम शेक्सपियर ने जो भी लिखा है, his plays, dramas and poems are full of eternal feelings। कहने का तात्पर्य है कि जो भी उसकी कविताएं रही हों, जो भी उसके नाटक रहे हों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जूलियस सीजर नाम का जो नाटक है, जो उसने 1599 ईस्वी में लिखा था, उसमें भी वासनाओं, भावनाओं और आवेगों, जैसा कि आवेग का मतलब ये होता है कि जब कैलिफोर्निया उसकी जो पत्नी है, हम थोड़ा सा उस नाटक का दृष्टांत आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन ये घटना होने वाली थी, जूलियस सीजर की हत्या होने वाली थी, जब उस रात को उसकी जो पत्नी कैलिफोर्निया है वह एक स्वप्न देखती है, जिस स्वप्न में जो है
विलियम शेक्सपियर की हत्या की जा रही है उसके मित्रों द्वारा। वो सुबह जब जाने लगता है विलियम शेक्सपियर, तो कैलिफोर्निया रोकती है उसको कि आप आज जो है मत जाइए, क्योंकि मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है। तो जूलियस सीजर ये कहता है कि नहीं, हम उन भावनाओं में नहीं जाना चाहते हैं जो भावनाएं मिथ्या हो सकती हैं। सीजर ये बताता है विलियम शेक्सपियर की उस ड्रामा में, विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा है जूलियस सीजर नामक ड्रामा में कि हम उन भावनाओं की तरफ नहीं जाना चाहते हैं जो भावनाएं हमको जो है क्या कहते हैं कि उपलब्धियों हासिल करने से रोकती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि वो उसके जो नाटक हैं, उसके जो कविताएं हैं, उसमें पूर्ण रूप से भावनाओं, आवेगों और वासनाओं का पूर्ण जो है संकलन है, पूर्ण मिश्रण है। उसके नाटकों में यह देखा जाता है। वहाँ पर वो भावनाओं में नहीं आया। वो क्या किया, वो अपने जहाँ पर वो जा रहा था वहाँ पर गया और एट लास्ट उसकी हत्या हो जाती है। So this poem has been finished on this day. So I shall discuss on the next tomorrow in the next poem of other poets. So that is too much. The poem of Matthew Arnold, which is written about Shakespeare, has been finished today. Thank you very much.